नोवेल गाजी बाय अबू शजा अबू वकार। किस्त नंबर 2। आखिरी काम जो अपने राजदारों और साथियों की हिफाजत के लिए किया गया था वो हमारी एक दाढ़ निकाल कर इसकी जगह सख्त प्लास्टिक की दाढ़ लगा दी गई थी। जब भी तशद्दुद बर्दाश्त करने की सकत ना रह जाए तो दाढ़ को निकाल कर चबा जो। दाढ़ में साइनाइड भरा हुआ था। दुश्मन को राज बताने के गद्दार कहलाने से बदरजा बेहतर है कि मौत को गले लगाकर शहीद हो जो, ताकि आइंदा नस्लें तुम पर फ़ख्र कर सकें। ये थी हमारी तरबियत और जज्बा जिसके तहत हम अपने मिशन की तकमील के लिए तैयार किया गया था। हम जिस्मानी और जहनी तौर पर अपने मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सकूत ढाका के बाद भारत अपना 80% से ज़्यादा फ़ौज मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले आया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि साबिका मशरकी पाकिस्तान के बाद भारत पाकिस्तान के इस मुश्किल दौर से फ़ायदा उठाकर मगरबी पाकिस्तान को भी निगल जाना चाहता है। भारत को अपनी अफवाह से ज़्यादा इस वक्त के रूस के किए गए दफाई महादे पर ज़्यादा गरूर और भरोसा था, जिसके तहत भारत पर हमला रूस पर हमला समझा जाता था। पाकिस्तानी फ़ौज ने दौरान जंग इसी भारत और रूस के माबैन इस महादे की वजह से महज दफाई जंग लड़ी और भारत को इसी वजह से भरपूर मौका मिल गया कि वो मगरबी पाकिस्तान को की दफाई लिहाज से कमज़ोर मकामात पर भरपूर हमला कर कर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो जाए। चुनांचे जंग बंदी के वक्त मगरबी पाकिस्तान का 5000 मरबा मील इलाका भारत के कब्जे में जा चुका था। अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम मायूसी का शिकार थी। हमारा ग्रुप स्टैंड बाय पोजीशन में था कि हमें 3 दिन की रुख्सत दी गई है और हदायत की गई है कि अपना सब सामान घर छोड़ कर आए। सिर्फ जूतों का एक एक जोड़ा जो पहना हुआ है और 2 जोड़े पैंट कमीज लाएं जिस पर कोई भी ऐसा निशान ना हो कि वो पाकिस्तान के बने हैं। ये छुट्टी हमारे लिए रवानगी का ग्रीन सिग्नल थी। मुझसे कागजात पर अपने वर्षा के नाम लिखवाए गए, जिनकी एक कॉपी मुझे अपने वर्षा को देने के लिए दे दी गई। मेरे बाकी चारों साथी तो बाकायदा फौजी थे और पहले ही से कागजात मुकम्मल कर चुके थे। कागजात में दौरान मिशन मरने की सूरत में वर्षा के लिए माकूल रकम और मजीद सहूलतें देने का वादा था। इस वक्त मेरी वालिदा हयात थी, बीवी और चंद माह का लड़का था। मैंने वर्षा में पहले वालिदा का नाम लिखा और बाद में बीवी और बच्चे का और 3 रोज़ा छुट्टी पर रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैंने खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। मेरी बीवी को कुछ समझ ही ना सकी, लेकिन वालिदा ने मेरी अंदरूनी कैफियत को कुछ भांप लिया। मैंने अपने घर वालों को भी ये ना बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। उन्हें सिर्फ ये इल्म था कि मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ। रवानगी से चंद लम्हे कबल मैंने वालिदा को बंद लिफाफे में कागजात दिए और कहा कि उन्हें संभाल कर रखें। वालिद मरहूम की कब्र पर हाजिरी थी और घंटों बैठा रहा। रवानगी के वक्त वालिदा और बीवी और बच्चे से इस तरह मिला जैसे शायद आइंदा कभी मुलाकात नसीब नहीं होगी। मेरे जो अंदरूनी कैफियत थी इसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने हत्तुल मकान ये कोशिश की कि चेहरे पर कोई तासुर जाहिर ना हो पाए। वालिदा और बीवी को मैंने ये बताया कि कंपनी की तरफ से मुझे शायद चंद माह के लिए श्रीलंका जाना पड़े, इसलिए मेरी तरफ से खतूत आने में देर हो सकती है। मैं फ़ोन पर दफ्तर वालों से आपकी खैरियत मालूम कर लिया करूँगा और मेरे दफ्तर के आदमी मेरी तनख्वाह पहुँचा दिया करेंगे और मेरी खैरियत से आपको आगाह कर दिया करेंगे। ये सब बातें मैंने अपने सीनियर्स की हिदायत के मुताबिक की थी। कुछ घर वालों को ये इंतज़ाम अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने उन्हें सवाल करने का मौका न दिया और शाम को 7 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अगली सुबह 8 बजे हमें रिपोर्ट करनी थी। लाहौर में हमें एक बंद जीप में आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया और जब पट्टी खोली गई तो हम एक हाल में मौजूद थे जहाँ बहुत सी कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। वहाँ हमारे सीनियर्स भी थे। चंद ही लम्हों बाद सिविलियन ड्रेस में एक साहब दाखिल हुए और जिन्हें हमारे सीनियर ने एड़ियाँ बजाकर सलूट किया। इन साहब ने फर्दन हम सब से मसाफा किया और ट्रेनिंग की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी और कहा कि आप 5 अफराद जिस मिशन पर जा रहे हैं इसको कामयाबी से तकमील से पाकिस्तान को बहुत सी मदद मिलेगी। इसलिए आप रूह की गहराइयों से अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाना और इस दौरान अगर गद्दारी की ज़िंदगी और शहादत में किसी को चुनना पड़े तो शहादत को कबूल करना, क्योंकि मौत तो यकीनन एक रोज़ आनी ही है। हमारा दुश्मन इतना मकार है कि ज़िंदगी के जिंदा रखने और ऐशो इशरत के झूठे वादे करके राज उगलवा लेना इसका मज़हब है और सब राज जानने के बाद वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं बल्कि अज़ियतनाक मौत से हमकनार करेगा।
एक वाक़या जो उन्होंने बयान किया मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान करूँगा। सुल्तान टीपू शहीद के साथ गद्दारी करने वाले मीर सादिक को अंग्रेज़ों ने जागीर और 7वीं पुश्त तक वजीफ़े से नवाजा था। वजीफ़े की अदायगी सरंगापट्टम के खजाने से होती थी। अंग्रेज़ तो सिर्फ हुकूमत में आला अफसर होते थे, दीगर अमूर हुकूमत के लिए हिंदुस्तानी मुलाजिम ही होते थे। बरसबील तज़किरा ये हकीकत कितनी अजीब और अफसोसनाक है कि 1857 में जंग आज़ादी से लेकर 1947 में आज़ादी मिलने तक पूरे बरसगीर में अंग्रेज़ सिविल मुलाजमीन की तादाद कभी भी 2500 से ज़्यादा न रही, और ये 2500 अंग्रेज़ अपने हिंदुस्तानी मुलाजमों के बलबलते पर, जिनमें 80% हिंदू होते थे, पूरे बरसगीर पर धड़ल्ले से हुकूमत करते रहे। एक तारीखी हकीकत है कि मीर सादिक के वर्षा को वजीफ़े की अदायगी के लिए जब पुकार पड़ती तो चपड़ासी बल्कि आजकल की अदालतों में राज के तरीके के मुताबिक ऊंची आवाज़ में पुकारता था कि मीर सादिक गद्दार के वर्षा हाजिर हों। जैसे शहीद हमेशा जिंदा रहता है, वैसे गद्दार की गद्दारी भी इसके मरने से ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ये पुश्त दर पुश्त इसकी औलाद को याद कराई जाती है कि तुम्हारे अबावजदाद में से एक ऐसा गद्दार था। उन्होंने एक मिसाल दी कि बहादुर शाह जफ़र का ससुर हकीम एहसन, जिसने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करवाया था, इसकी औलाद तकसीम हिंद के बाद नकल मकानी कर कराची आ गई और सरकारी मुलाजमत और तजारत में मसरूफ़ है, लेकिन वो लोग अपने अमजद हकीम एहसन का नाम नहीं लेते, अपने मुजद्दद अमजद हकीम एहसन का नाम नहीं लेते, और अगर किसी को इसका इल्म हो तो इसे नहायत आजी से कहते हैं कि इस बात की तशहीर ना करें। इस मुख्तसर सी तकरीर या नसीहत के बाद वो हम पाँचों से बगलगीर हुए और हमारे कमरे से बाहर चले गए। इनके जाने के बाद हम सब की जिस्मानी और साथ लाए हुए एक एक जोड़े की भरपूर तलाशी ली गई। सिगरेट, माचिस, बटवे सब ले लिए गए और भारतीय सिगरेट, माचिस और बटवे दे दिए गए। हमारे एयर बैग लेकर ऐसे एयर बैग दिए गए जिन पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। हमारी नकली दाढ़ियाँ 2 डॉक्टरों ने अपने पिनों के साथ लगाई। इनके साथ कुछ ऐसा केमिकल भी लगा हुआ था जिससे वो नहायत मजबूती से चिपक गई। हम सबको 5-5 हज़ार की भारत करेंसी दे दी गई और मुझे एक कागज़ दे दिया गया जिस पर दिल्ली, आगरा और बम्बई के साथ कुछ पते दर्ज थे। कोड रोड भी लिखा हुआ था, कोडवर्ड भी लिखा गया था। इन भारतीय हमदर्दों के पत्ते भी थे, एड्रेस भी थे, जिनसे रब्ता करने के पर मुझे रुपए और दीगर मतलूबा अशिया मिल सकती थी। मुझे ये एड्रेस और नाम याद करने थे जिस मिशन पर हम जा रहे थे। इसमें एक नहीं बल्कि दर्जनों काम थे। इसके अलावा कोई भी अहम नोयत की मालूमात और वहाँ के हालात को देखते हुए जो काम भी मुल्की भलाई के लिए मुनासिब नज़र आए वो करने की इजाज़त दे दी गई थी। यानी हमारा कोई एक मखसूस मिशन नहीं था, बल्कि हमें दुश्मन के मुतालिक हर किस्म की मालूमात हासिल करनी थी और मौका मिलने पर इसे ज़िच करना था। मज़ीद बर अब मुझे एक खुसूसी मिशन दिया गया और वो था इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली। मैं चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के दफ्तर के किसी मुलाजिम चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के दफ्तर के किसी मुलाजिम को प्लांट करना। इन दिनों फ़ोटो कापी मशीनें नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी टाइप किया जाता था कार्बन पेपर से इसकी कापियाँ बनाई जाती थी। कार्बन को अगर 1 या 2 पर इस्तेमाल किया जाए तो इस पर टाइप की गई इबारत बखूबी पढ़ी जा सकती थी। अगर इसी तरह इस्तेमाल शुदा कार्बन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता और सफाई करने वाला दफ्तर के औकात के बाद दौरान सफाई वो कार्बन निकाल कर हमें दे दे तो बहुत ही अहम मालूमात हमें मिल सकती थी। अलावा अज़ी ब्रिगेडियर और इससे ऊपर के ओहदेदार तहफ़्फ़ुज़ के लिए रफ पैड जो कुछ भी लिखते थे इससे अगला खाली सफ़ा ज़ाया कर देते थे ताकि कलम के ज़ोर से तहरीर के नकूश जो खाली सफ़े पर आ जाते वो किसी के हाथ ना लग जाए। ये बड़े बड़े रैंक के अफसरान खाली सफ़े 2 या 3 टुकड़े काट के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया करते थे और वो रद्दी की टोकरियां हमारे लिए ख़जाने से कम ना थी। मेरे खुसूसी मिशन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टाइपिस्ट और दफ्तर के दूसरे टाइपिस्ट, क्लर्कों और सफाई करने वालों को दामे दरमे या किसी भी जायज़ या नाजायज़ तरीके से प्लांट करना, मतलूबा कार्बन फटे हुए सादा कागज़ हासिल करना था। एक बार जब कोई ये काम कर ले तो फिर आइंदा इससे मुकम्मल मालूमात हासिल करना मुश्किल ना था। भारत और पाकिस्तान में इस वक्त हसास महकमों में यह तरीका राइज था कि जासूस को शक्ल और जिस्मानी लिहाज से ऐसा होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर 100 अफराद में भी गुम हो सके। इस दौर में दोनों ममालिक के जासूस फ़कीर
मलंग या बिल्कुल निचले दर्जे का काम करने वालों का रूप धार कर दुश्मन मुल्क में काम करते थे। पाकिस्तान और भारत के हसास महकमों के अफसरान इनकी तरबियत स्कॉटलैंड यार्ड में और अक्सर एक ही वक्त में होती थी। नतीजतन दोनों ममालिक के अफसरान एक ही तर्ज की तरबियत देते थे। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आजकल अमेरिका पाकिस्तान और भारत दोनों की अफवाज के साथ जंगी मशक़ें करता है और इसका अंदरूनी मकसद हमारी अफवाज की सलाहियतों को जानना होता है। पाकिस्तानी अफवाज के मुतालिक हमें अहम मालूमात पाकिस्तानी अफवाज के मुतालिक अहम मालूमात इसराइल को दी जाती थी जो बिलावास्ता भारत को पहुंच जाती थी। 3 दहाई पहले तक ये इंतहाई हसास फरीज़ा पाकिस्तानी सिविल अफसर अंजाम देते थे। बाद में ये काम पाकिस्तानी सियासतदानों ने संभाल लिया, यानी दुश्मन को अपनी खुफिया मालूमात मुहैया करना, वरना किसी फ़ौजी ने सिख कौम परस्तों की फहरिस्त से भारत को नहीं दी और न ही किसी फ़ौजी ने भारतीय टैंकों पर बैठ कर पाकिस्तान में दाखिल होने की बात की। किसी फ़ौज ने यह ऐलान नहीं किया कि पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद है और न ही किसी फ़ौज ने भारत इंतहा पसंदीदा कौम का दर्जा दिया। ये नेक काम सिर्फ हमारे सियासतदान कर रहे हैं। मैं अपना कद काट और शक्ल सूरत से किसी पहलू से भी भारतीय नहीं लगता था और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में मुझे ढूंढ लेना बहुत आसान था। मुझे भारत की ऊंची सोसाइटीज़ में घुल मिल जाना था और नीचे दर्जे के होटल में क़याम करना था। गालिबन मैं पहला शख्स था जिसे यह मिशन सौंपा गया, क्योंकि अपने गैर मामूली कद काट और शक्ल शबाहत की वजह से मुझे पाकिस्तानी जासूस समझ जाने का कम से कम इम्कान था। पाकिस्तान की तरह भारतीय पुलिस और सीबीआई वाले भी सिर्फ निचले दर्जे के होटलों पे ही रेड करते थे। 4 या 5 स्टार होटलों में दाखिल होने में की इनमें जुर्रत नहीं थी। तरबेला में मुलाजमत के दौरान वहाँ गैर मुल्की अफसरान और इनकी फैमिली के लिए बने क्लबों में मेरी रसाई थी। मैं इसी दौर के मकबूल तरीन बॉलरूम डांस जैसे स्क्वायर वॉल्स और रॉक एंड रोल में महारत हासिल कर चुका था। भारत में क़याम के दौरान इन खराफात से मुझे बड़ी मदद मिली। भारत में जो चोपड़ा फैमिली बड़ी मशहूर है। ये पंजाबी बड़े कद काठ वाले और निस्बतन सफ़ेद रंग के हैं, इसलिए मुझे विनोद चोपड़ा का नाम दे दिया गया। इस फैमिली ने कारोबार, सनत और फिल्म इंडस्ट्री में ख़ासा नाम कमाया और ये सारे भारत में फैले हुए हैं। इसी तरह मेरे दीगर साथियों को भी मुख्तलिफ हिंदू नाम अलाट कर दिए गए थे। आइंदा सतूर में मिशन के वाक़यात एक तसलसल के साथ आ रहे हैं। इससे पहले चंद सतूर में एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक जासूस के लिए अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम मिशन की तकमील है। भारत में हिंदू नाम के साथ दाखिल होकर मुझे खालिस्तान एक हिंदू के रूप में अपना काम करना था और इसके लिए मुझे वही करना पड़ा जिसकी इस्लाम में ममानियत थी। मुझे वतन अजीज़ी की सलामती के लिए जो मिशन सौंपे गए थे उन्हें हर कीमत पर मुकम्मल करना था। इस दौरान मुझसे जो गैर शरई और गैर इस्लामी हरकत हुई, इनके लिए मैं सिर्फ इस ज़ात के सामने जवाब दूँ जो रहमान और रहीम है। हमें दौरान तरबियत वाली रहाइश गाह पर लाया गया। वहाँ एक बार फिर मिशन की ब्रीफिंग और एहतियाती तदाबीर दोहराई गई। दोपहर 3 बजे हमें 2 प्राइवेट कारों में लाहौर स्टेशन लाया गया। बसीरपुर बराह कसूर टिकट पहले ही खरीद लिए गए थे। हम सब 2nd क्लास के एक डब्बे में बिल्कुल अजनबी बनकर दाखिल हुए। हमारे 2 सीनियर भी हमारे हमरा थे। एक दूसरे से बातचीत की कतई ममानियत थी। रात 11:30 बजे हमें बसीरपुर पहुंचे। वहाँ एक सेफ हाउस में हमारे खाने और सोने का इंतज़ाम था। इस सेफ हाउस के एक हिस्से में चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। सीनियर्स ने हमें बताया कि कुछ भारतीय हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए थे। इनकी तफ्तीश की जा रही है। सेफ हाउस के मुस्तकिल रहायशी बिल्कुल खामोशी से हमारे मतलूबा अशिया हमें पहुंचा रहे थे। अगर हम कोई सवाल करते तो महज मुस्कुरा कर खामोश हो जाते थे। दूसरी सुबह 9 बजे हमने बसीरपुर से कूच किया और 3 जीपों में हमारा काफिला रवाना हुआ। हमें यह नहीं बताया गया कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। सफ़र मुसलसल जारी था। ये कभी नहर की पगडंडी पर और कभी कुछ कच्ची और टूटी फूटी सड़कों पर जारी रहा। ग़ुरूब आफ्ताब के करीब हमारे खैमों को एक बड़ा पड़ाव में पहुंचा। ग़ुरूब आफ्ताब के करीब हमें खैमों के एक बड़े पड़ाव में पहुंचे जहां पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के जवानों ने हमारा खैर मकदम किया। वहां हमें हमारे सीनियर्स ने बताया कि हमें बहावल नगर में मंडी सादकगंज के करीब बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ 2 अजनबी देहातियों से हमें मिलवाया गया। ठीक 10 रोज़ बाद दिल्ली में 11 बजे
11 बजे दिन इनमें से एक ने मुझे मिलना था। मीटिंग का काम तफसीलन मुझे समझा दिया गया। ये दोनों देहाती लाहौर के एक मारूफ स्मगलर के कारिंदे थे और हफ्ते में 2 बार इस रास्ते से भारत जाते थे और पान का काजू और इलायची वगैरह लाते थे। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें बॉर्डर से गुजरने और वापस आने की सहूलत दी गई थी, जिसकी एवज वो पहले से गए हुए ग्रुप्स की डाक वगैरह लाते और ले जाते थे। ये 2 अजनबी महज हमारे ग्रुप्स के लिए वक्फ थे और उनको ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि हमें वक्त मुकर्रर पर सरहद पार कराएं और करीब तरीन भारतीय रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ तक पहुंचा दें। उन्हें पैसे भी दिए गए कि वो हनुमानगढ़ से अजमेर शरीफ तक के टिकट खरीद कर हमें दे दें। हमें टिकट दे के फ़ौरन वापस हिंदुस्तानी बॉर्डर के करीब गांव मिर्ज़ापुर पहुंच जाएं, जहां 2 अफराद उन्हें मिलेंगे जो अगली सुबह तक उनके हमरा रहेंगे। इधर हमें अलहदगी में हनुमान से भटंडा की टिकट दिए गए ताकि मुखालिफ सिंध में जाने वाली गाड़ी में सवार हो तो जो अजमेर शरीफ जाने वाली गाड़ी से 15-20 मिनट पहले ही आ जाती थी। ये सब एहतियात दर एहतियात की तदाबीरें हमारी हिफाजत के लिए की गई थी। हमसे घड़ियाँ भी ले ली गई थी और सिर्फ एक घड़ी मुझे दे दी गई थी जो भारत में मुहैया थी। इस वक्त इसकी कीमत भारत में तकरीबन 300 रुपये थी। रात का खाना 8:30 बजे तक खा लिया गया। खाने के फ़ौरन बाद हमें एक स्याह लंबा अंडरवियर और एक स्याह रंग के पूरे बाजू की बुनियान दे दी गई। हमने बूट भी उतारे और कपड़ों के हमरा अपने बैगों में रख लिए। अब हमारे सीनियर्स हमारे साथ खुशगपियाँ कर रहे थे, लेकिन वो महज हमारी टेंशन दूर करने के लिए थी, वरना इनके चेहरों पर भी परेशानी आया थी। इन दिनों जंग के बाद हम सीज़ फायर की हालत में थे। पासपोर्ट और वीज़ा नाम की कोई शय न थी। बॉर्डर पे दोनों अतराफ अफवाह का इज्तिमा था। ऐन मुमकिन था कि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ही दुश्मन हमें गोलियों से उड़ा देंगे। हमें बताया गया था कि भारत ने बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी BRB नहर की तरफ एक नहर बनाई है जो खासी गहरी है। पाकिस्तान की तरफ से वो ढहलवान है, जबकि भारत की तरफ से वो बिल्कुल सीधी है। हमें वो नहर बगैर आवाज़ पैदा किए तैर कर अबूर करनी है। इसकी ट्रेनिंग हमें खूब अच्छी तरह दी गई थी। हनुमानगढ़ स्टेशन बॉर्डर से 8 मील के फासले पर था। रास्ते में 2-3 गांव पड़ते थे। हमें इससे दूर रहकर और गांव के कुत्तों से बचकर भागते हुए जाना था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दौरान तरबियत मुझे 11 मील मुसलसल दौड़ने की प्रैक्टिस क्यों कराई गई थी। स्टेशन के करीब पहुंचकर हमें बुनियान और अंडरवियर उतार के आम शहरी लिबास पहन लिया गया और पहन लेना था और दोनों अजनबी गाइड्स को फौरी वापस भेज देना था। बठंडा तक दौरान सफ़र 2 अलग अलग डब्बों में बैठना था और एक दूसरे से बातचीत हरगिज़ नहीं करनी थी। ये आखिरी हदायत थी। ठीक 10 बजे हमें मुसलसल गोलियां चलने की आवाज़ आई। हमारी बॉर्डर फोर्स ने पड़ाव से दोनों तरफ तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले से दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर दी थी और दुश्मन को जवाबी फायरिंग में मसरूफ कर दिया गया था। यह फायरिंग हमारे लिए ग्रीन सिग्नल थी। सीनियर्स ने हमें गले लगाए और इनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। इनके आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह थे: विश यू गॉड हेल्प एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी ज़हनी हालत के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता था कि बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन और मिशन की अहमियत दोनों यकसां थी। घर और फैमिली का ख्याल जहन से बिल्कुल निकल चुका था। हमें एक 30 बोर का रिवॉल्वर और 100 गोलियां वाटरप्रूफ पैकेट में दे दी गई थी, जिन्हें हमने अपने बैगों में रख लिया था। नहर अबूर करने के दौरान बैगों को सर पर बांधने के लिए रस्सियां भी दे दी गई थी। 10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानिब बढ़ने का हुक्म मिला और हम सबको खुदा हाफिज कहते हुए अपने गाइड के हमरा बॉर्डर की तरफ चल पड़े। यह तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका पानी, सरकंडों और कीचड़ से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मील का इलाका भागते हुए तय किया और बकिया रेंगते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मिट्टी और खराशों से भर गए थे। हमें कुछ पता नहीं था कि हम कब भारत में दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान मौजूद ही नहीं था। हम बस आगे बढ़ते जा रहे थे। गाइड ने कहा कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। गोलियां दोनों तरफ से तड़ख तड़ख चल रही थी। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैर कर अबूर किया। भारत की तरफ से किनारा पानी से खासा ऊंचा और 9 दर्जे का था। इस पर चढ़ने में दिक्कत हुई। इस किनारे पे पगडंडी भी थी जिस पर BSF भारत की
भारत की हार्ड सिक्योरिटी फोर्स गश्त करती थी। हमें जल्द से जल्द इस पगडंडी को अबूर करना था और खेतों की तरफ भागना था। एहतियाती तदबीर के मुताबिक पगडंडी पर हमें उल्टे कदमों चलना था, ताकि अगर कोई हमारे पास के निशान देखे भी, पाँव के निशान देखे भी, तो ये समझे कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए हैं। पगडंडी से उल्टे कदमों गुजर के हमें खेतों की तरफ भागे। खेतों की मंडेरों पर हम तेज तेज भागते गए। खेतों में डेरे बने हुए थे। हम इन डेरों से हतुलवसी दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से हमें कई बार एक खेत अबूर करके भी दाएं और कभी बाएं जाना पड़ता था, क्योंकि डेरों पे पालतू कुत्ते मौजूद थे। गर्जिया के सिर्फ एक जगह 10 मिनट आराम करके हमने अपना सफ़र जारी रखा और हनुमानगढ़ स्टेशन से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े, अच्छे तरह से नहाए और जिस्म की आलूदगी दूर की। अंडरवियर और बेनियान से जान छुड़ाई और सिविलियन लिबास पहन लिया। गाइड्स ने हमारे लिए टिकट लेने जाना था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि तुम पैसे रखो और अंधेरे में वापस इस गांव में पहुंच जाओ जहां तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है। इस दौरान मैं अपना रिवाल्वर लोड कर लिया था। वो दोनों इसी वक्त वापस रवाना हो गए। मैंने अपने एक साथी को इनके पीछे ये देखने के लिए भेजा कि वो वाकई वापस जा रहे हैं कि छुप गए हैं, या स्मगलरों से हर बात मुमकिन है। मैंने साथी को भी रिवाल्वर लोड करने का कहा। अगर ये ज़रा भी इधर उधर होने की कोशिश करें तो फ़ौरन गोली मार दो। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरे साथी वापस आए और बताया कि वो इसी रास्ते पे भागते हुए जा रहे थे। इसी समय में दूर से गाड़ी के विसल की आवाज़ आई और हमने स्टेशन की राह ली। यह बठिंडा जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल छोटा सा स्टेशन था। हमें हल्का हल्का उजाला हुआ था। हम 4 साथी स्टेशन से ज़रा फासले से पटरी की दूसरी जानब चले गए और 5वां साथी टिकट लेने स्टेशन की तरफ चला गया। गाड़ी गालबन 1-2 मिनट वहाँ रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर गाड़ी की तरफ से हमें इशारा किया कि और हम दूसरी जानब से गाड़ी में सवार हो गए। हमारा साथी दरवाजे के साथ ही खड़ा था। इसने एक एक करके दरवाजे से गुजरते हुए साथी को टिकट थमाया और हम चारों अजनबी बन के एक ही डब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौना घंटे बाद गंगानगर आ गया। ये खासा बड़ा स्टेशन था। हम एक एक कर उतरे। स्टॉल से पूड़ियाँ और चाय का नाश्ता किया और 2 अलग अलग डब्बों में बैठ गए। अब हमारी मंजिल बठिंडा जंक्शन था, जहां से हमने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। बठिंडा मगरबी भारत का बड़ा जंक्शन है। गाड़ी बठिंडा पहुंची तो हमें स्टेशन से एक एक करके बाहर आ गए। अब हम सरहद से खासी दूर आ गए थे और बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन कुछ कम हो गई थी। शहर छोटा सा था। हमने बाजार से सिगरेट और शेविंग का सामान वगैरह खरीदा। वायरलेस सेट भी परेशानी का मौजिब बन रहा था। वायरलेस और बाकी सामान एक ही बैग में था और इसे संभालने की जिम्मेदार को हर बार बैग खोलते वक्त घबराहट होती थी। लिहाजा हमने एक बैग वायरलेस सेट रखने के लिए खरीदा और दिल्ली तक सफ़र के दौरान इस बैग की निगरानी हम सब ने बांट ली। शहर के एक होटल से हमने खाना खाया और फिर स्टेशन की तरफ चल पड़े। वेटिंग रूम में हमने शेव बनाई, नहाए और हुलिया दुरुस्त किया। मैंने साथियों के मशवरों से फैसला किया कि बजाय किसी एक्सप्रेस या पंजाब मेल के हम फर्स्ट पैसेंजर में दिल्ली तक का सफ़र करेंगे, ताकि रास्ते में मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकते हुए जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ के हालात से बाखबर हो सकें। फर्स्ट पैसेंजर दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए चलती थी। हमने सेकंड क्लास के टिकट लिए। भटिंडा स्टेशन से हमने एक मिलिट्री ट्रेन देखी जो यकीनन बॉर्डर की तरफ जा रही थी। हमारी गाड़ी प्लेटफार्म पर आ लगी। हमने एक डब्बे का इंतखाब करके इसमें इकट्ठे बैठ के फैसला ये हुआ कि वायरलेस का बैग ऊपर की बर्थ पर रखा जाए और जिसकी ड्यूटी हो वो इस पर सर रखकर खुद को सोता जाहिर करे। ट्रेन मुकर्रर वक्त पर रवाना हुई। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से सिख मुसाफिरों की अक्सरियत थी। एक अजीब बात महसूस हुई कि मुसाफिर भी खामोश और मायूस से दिखाई दे रहे थे, वरना सिखों की तो आदत है कि जहाँ भी 2 सिख मौजूद हों वहाँ कह के और ऊंची आवाज़ में बातें लाजमी हो जाती हैं। यूँ महसूस होता था कि भारतीय पंजाब के सिख भी अपनी आज़ादी की मंजिल 71 की जंग से वाबस्ता कर बैठे थे और उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका था। फिर वो हमें हिंदू समझ के मोहताज और मुंतफर से थे। मैंने 2-3 बार इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नहायत मुख्तसर से जवाब मिला। हमने भटिंडा से बराह रास्त दिल्ली जाने के लिए पहले जलंधर और फिर दिल्ली जाने को
तरजीह दी, क्योंकि हमारे सफ़र के दौरान 3 बड़ी छावनियाँ जलंधर, लुधियाना और अम्बाला आनी थी और इन छावनियों के स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल थी। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेनों में भारतीय FI फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के आदमी मुसाफिरों की चेकिंग करते भी दिखाई दिए। इसकी लाज़िमन वजह मशरक़ी पाकिस्तान से कैद होने वाले पाकिस्तानी जंगी कैदियों भारत के पोह कम्पैक्स से फ़रार करके दर्जनों वाक़यात थे। कैपेक्स से फ़रार के दर्जनों वाक़यात थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सैकड़ों ने नहीं बल्कि हज़ारों फ़ौजियों ने हथियार नहीं डाले थे। इनमें से कुछ बर्मा की तरफ और बेशतर भारतीय सरहदों में दाखिल हो गए थे और छुपते छुपाते पाकिस्तान के पंजाब बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। उन्हीं को पकड़ने के लिए भारतीय पंजाब में अमृतसर की जाने वाली ट्रेनों की चेकिंग की जाती थी। बठिंडा से दिल्ली के सफ़र के दौरान हमने 3 और मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें देखी। एक तो बठिंडा स्टेशन पर खड़ी थी, 2 ट्रेनें पर फ्रांस के बने हुए AMX 13 और रूसी PT-76 टैंक, 2 मार तोप और कैट टाइगर मिसाइल की बैटरियां लदी हुई थी। इन ट्रेनों को बाकी सब ट्रेनों की फोकिया दे के थ्रो किया जाता था। इन ट्रेनों के पाकिस्तानी सरहद की जाने से भारतीय ज़ायम का साफ पता चलता था कि वो मगरबी पाकिस्तान पर फौजी दबाव बढ़ा रहे हैं और साबका मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान से फौजें हटाकर मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर जमा कर रहा है। रूसी साख्ता PT-76 टैंक एम्फीबियस यानी पानी में तैरने वाले टैंक हैं। सीज़ फायर के बाद इन मखसूस टैंकों को पाकिस्तानी बॉर्डर पर लाने से भारतीय इरादे साफ जाहिर हो रहे थे। एक ट्रेन में भारतीय फौजी सवार थे। सिर्फ आधे दिन में हमने 4 फौजी ट्रेनें देखी थी। मैंने इन ट्रेनों और इनकी कार्गो को अच्छी तरह जहन में बैठा लिया ताकि मैं अपनी पहली रिपोर्ट में इनका जिक्र कर सकूं। रात तकरीबन 9:30 बजे ट्रेन शाहदरा स्टेशन पर रुकी। दिल्ली में भी जमुना के मगरबी जानिब शाहदरा स्टेशन है, बल्कि लाहौर वाले शाहदरा स्टेशन की तरह। हमने इसी स्टेशन पर गाड़ी को छोड़ा और 2 टैक्सियां लेकर दिल्ली की तरह रवाना हुए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब्जी मंडी स्टेशन के करीब घंटा घर चौक में हमने 2 मामूली होटलों में क़याम किया। चूँकि भारत में शनाख्ती कार्ड राइज नहीं है, इसलिए इन होटलों में कमरे हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं आई। वहाँ हमने खुद को मामूली कारोबारी की हैसियत से मुतारिफ कराया। बताया कि हम गिरदोनवा के छोटे शहरों से ख़रीदारी के लिए आए हैं। हमारी बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन में खासी कमी आ चुकी थी। मैंने अपने साथियों को 2-2 की टोलियों में दिल्ली में घूमने फिरने की इजाज़त दे दी। होटलों में हमने दाखिले के रास्ते के अलावा किसी इमरजेंसी के लिए दूसरे रास्ते भी तलाश कर लिए थे। हमारा क़याम पहली मंजिलों पर था और एक मंजिल से कूदना हमारे लिए कोई दुश्वार नहीं था। दूसरे रोज़ मेरे 4 साथी घूमने फिरने निकल गए। मैंने उन्हें हिदायत की कि वो कम से कम 4 अदद रेडीमेड पतलूनें, कमीज़ें और जूते ज़रूर लें और ज़रूरत का सामान भी। उन्होंने शाम तक ख़रीद लिया। दुश्वारी मुझे पेश आई। मेरे लंबे कद की वजह से मुझे रेडीमेड कपड़े नहीं मिल सके और मैंने कॉन्ट्रैक्ट पैलेस में अभी तकरीबन सब दुकानें छार मारी। सिर्फ एक सफारी सूट मेरे साइज़ का मिल सका। चुनाचा मैंने 4 अदद 3 पीस सूट, एक डिनर सूट और कमीज़ों का कपड़ा ख़रीद कर इसी दुकान से अर्जेंट सिलवाने का ऑर्डर दिया। बूट मेरे साइज़ के बड़ी मुश्किल से मिले। पाकिस्तान में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आला दर्जे के होटल में क़याम करना और मुख्तलिफ क्लबों खुसूसन जिम खाना और सर्विस क्लब में भी जाना था, लिहाजा वहाँ के माहौल के मुताबिक मुझे कपड़े ख़रीदने थे। हमने 2 दिन दिल्ली में घूम फिर कर गुजारे और नई दिल्ली में पुरानी दिल्ली के मुख्तलिफ रहायशी इलाके देखे। मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली में और मुझे नई दिल्ली में क़याम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टैक्ट से मिलने की जगह भी देखी और वहाँ से निकलने के मुख्तलिफ रास्ते भी ज़हन नशीन कर लिए। 2 रोज़ बाद मेरे साथियों को मुख्तलिफ औकात में कार्निवेशन होटल में चेक इन होने का कहा और ख़ुद लोधी होटल का रुख किया। ये 5 स्टार होटल पाकिस्तान से ही हमारे क़याम के लिए मुंतखब किया गया था। दिल्ली में इस होटल के करीब ही 5 स्टार अशोका और अकबर होटल थे और भारतीय बरी बहरी और हवाई फ़ौज के हेडक्वार्टर्स भी इसी इलाके में थे। हम सब मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने से भी गुजरे। पाकिस्तानी सफारत खाने इस्लामी तर्ज तामील का बहुत अच्छा नमूना थे। हमने इन दिनों बिल्कुल
इन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार मार के बिस्तर शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। सफारत खाना बंद था और पुलिस का एक ही सिपाही रस्मी सा पहरा दे रहा था। हमें अब इंतज़ार था कि अपने कॉन्टैक्ट का, जिसे हमारी रवानगी के 10वें दिन मुझसे मिलना था और डाक देनी थी कि जिसमें मज़ीद हिदायत मिलनी थी। उसी दौरान हमें अपना होमवर्क करना था। मैंने अपने दो साथियों को झांसी भेजा। झांसी से पहला स्टेशन बाबीना है। इन दो स्टेशनों के दरमियान में भारत की फर्स्ट आर्म्ड कवर का एक टैंक डिविजनल और नंबर 10 आर्मर्ड ब्रिगेड बेस थी। मेरे साथियों के जिम्मे ये काम था कि झांसी में कोई माकूल होटल देखें और मालूम करें कि कोर हेडक्वार्टर तक जाने के लिए टैक्सी या कोई सवारी मिल सकती है। झांसी का पुराना किला भी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल था। इसके मुतालिक भी अगर कोई मुफीद इत्तला मिल सकती हो तो हासिल करें। मैंने अपने दूसरे दो साथियों को आगरा भेजा कि वहाँ पर फ़ौजी छावनी के मुतालिक जो भी मालूमात मिल सके वो हासिल करें। खुद अपने लिए मैंने आर्मी, नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने का रास्ता ढूंढना था। हमारा एक तरह से होमवर्क था जिसने हमने अपने कॉन्टैक्ट के आने से पहले मुकम्मल करना था। इसके अलावा अपने हमदर्द दोस्तों के ठिकाने भी देखने थे ताकि बेक वक्त हम ज़रूरत इन ठिकानों को तलाश ना करना पड़े। गर्जिया के दिल्ली में 2 दिन के क़याम के बाद हमने अपना काम का आगाज़ कर दिया और अपने साथियों को मैंने 4 दिन के अंदर वापस आने का कहा था। चौथे रोज़ मुकर्रर वक्त पर हमें कंटक सर्कस के रेस्टोरेंट में तयशुदा वक्त पर मिलना था। मैंने अपनी अक्सर शामें अशोका होटल में गुजारने शुरू कर दी। वहाँ शाम की गहरी होती मुल्की और गैर मुल्की लोग आना शुरू कर देते थे। गर्मी की वजह से इनके मुकम्मल एयर कंडीशन होटल में गहमागहमी बढ़ जाती थी और मैंने इन्हीं लोगों में सबसे अपने मतलब के लोग तलाश करने थे। मेरा काम ऊंची सोसाइटी के इन होटल्स में किसी से जानबूझकर टकरा जाना और आई एम सॉरी कहकर तारीफ हासिल करना और फिर इनकी दावत पर इन लोगों से अपने मतलब के लोग तलाश करना था। यहाँ इस तौर से राह रस्म पैदा करना एक मामूली सी बात थी, ख़ास तौर पर जबकि वो मखमूर हो। एक आध घंटे में ही बिल्कुल अजनबी लोग खासे फ्री हो जाते थे। मैंने वहाँ खुद को खुली चाय का एक व्यापारी जाहिर किया था जो कलकत्ता से चाय मुंबई मंगवाता था और अपने कंपनी में ब्लेंड करके चाय के व्यापारियों को बेचता था। मैंने चाय की ब्लेंडिंग चिटागांग में मुलाजमत के दौरान सीखी थी। ब्लेंडिंग का मतलब है मुख्तलिफ इक़साम की चाय की दर्जाबंदी करके और मुख्तलिफ वज़न में उन्हें मिलाकर चाय का एक मखसूस मेयार तैयार करना। लिप्टन, ब्रूक बॉन्ड और इस्फाही इसी तरह से अपने ब्लेंड्स तैयार करते हैं। दार्जिलिंग की ऑरेंज पीको चाय का शुमार दुनिया की बेहतरीन चाय में होता है। यहाँ पर मेरा काम यह था कि एक ब्रांड अपनी चाय का बनाऊँ और इसे तकरीबन निस्फ कीमत पर छावनियों में फ़रोख्त करूँ। छावनियों में फ़ौजी जवानों और एनसीओज़ के लिए लंगर की चाय, खुली चाय ही इस्तेमाल की जाती है। डिविजनल हेडक्वार्टर्स यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज तक रसाई की सूरत में मैंने बड़े डिवीज़न के लंगरों के लिए चाय की फ़रोख्त का आर्डर ले सकता था। इसी तरह ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में भी लोकल सप्लाई के तहत मुझे आर्डर मिल सकते थे और इसी तरह मेरी रसाई अफसरान आला तक पहुंच सकती थी। अशोका और अकबर के होटल में मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में जाता था कि किसी आला अफसर तक रसाई हासिल हो जाए और इसी तरह छावनी में चाय के आर्डर हासिल करके मैं ज़्यादा दुश्वारी पेश ना आए। इसी आला सोसाइटी में अफसरान आला बनने तक शोहर का दिल अपनी बीवी से भर जाता था और बीवी ढलती जवानी के आखिरी बहारें लुटाने के लिए बेताब होती थी। आला हिंदू माशरे और खुसूसन फ़ौज में मगरबी असरात इतने बढ़ चुके थे कि अक्सर जोड़े आते तो इकट्ठे थे लेकिन वापस अलग अलग जाते थे और उनकी यही कमज़ोरी मेरी कामयाबी का रास्ता आसान करने वाली थी। इसी दौरान मेरे चारों साथी भी वापस लौट आए और नायत मुफीद मालूमात लाए। आगरा छावनी तकरीबन खाली थी और छावनी में मुकीम बेशतर फ़ौजी मगरबी पाकिस्तान के सरहद पार कर चुके थे। जॉर्ज रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट की दो बटालियन मौजूद थी। इधर झांसी और बाबीना के दरमियान आर्म्ड डिवीज़न के इलाकों में किसी सिविलियन का दाखिला काफ़ी ख़तरनाक था और मुकम्मल तहकीक और तलाशी के बाद ही किसी को इस इलाके में जाने की इजाज़त थी। झांसी के किले में एमुनिशन डिपो था और
वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। बहरहाल हमें फिल्में देखने और महज सैर व तफरीह के लिए तो दुश्मन मुल्क में नहीं आए थे। अपने मिशन की तकमील में जो भी रुकावटें थीं हमें उन्हें बहरहाल दूर करना था। अब हम अपने कॉन्टैक्ट के मुंतज़िर थे। मुकर्ररा तारीख की रात में मुकर्ररा जगह पर पहुंच गए। मुझे सख्ती से हिदायत की थी कि कॉन्टैक्ट से सिर्फ मैं ही मिलूं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक मुकर्ररा जगह पर इंतज़ार करूं। अगर कॉन्टैक्ट ना आए तो वहाँ से फ़ौरन गायब हो जाऊं और ठीक 1 हफ्ते बाद इसी जगह इसी वक्त फिर 15 मिनट इंतज़ार करूं।